हेलो बच्चों, वेलकम टू संकल्प भारत। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज हम आए हैं माइंड मैप रिवीजन के साथ और जो नेक्स्ट चैप्टर, आज का चैप्टर जो हम लोग करने वाले हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। यार देखो, आपके रिवीजन कई सारे पैटर्न्स में चल रहे हैं, परिवर्तन में चल रहा है, आपका रिवीजन यहाँ चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सीरीज चल रही है, तो आपको ऑल इन ऑल काफी अच्छा पैकेज यहाँ पर मिल पा रहा है। तो आज का जो मोटिव रहेगा कि बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स, जिसका अगर हम लोग वेटेज की बात करें तो बहुत ज्यादा है ना। सबको पता है इसकी वेटेज यार काफी ज्यादा है। 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो हम लोग मिनिमम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं इस चैप्टर से। तो ध्यान रखना है, ये चैप्टर ढंग से होना चाहिए, ठीक है। यार देखो, अब बायोटेक पे जाने से पहले आरएनआर की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहा है, जिसे नहीं पता है, वो जाके संकल्प भारत पे आरएनआर बैच में जरूर एनरोल करे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमें आपको क्या करना है, अगर जिसको एसबी इन्फिनिटी के बारे में नहीं पता है, इतनी अच्छी चीज के बारे में नहीं पता है, वो भी हमारे संकल्प भारत की ऐप पे जाएं, एसबी इन्फिनिटी पे आप एनरोल करें, सिलेक्शन कोड डालेंगे तो आपको प्रीवियस जितने भी बैचेस ऐप पे पढ़ाए गए हैं, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, एआईटीएस, एनबीटीएस, उनके वीडियो सोल्यूशन, पीवाईक्यूज, एसएनएस, पीएनएस, इन सब को आप एक्सेस कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस क्या यूज करना है, कोड यूज करना है, सिलेक्शन, ठीक है। चलो, ये सारी चीजें हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यार बायोटेक्नोलॉजी में। अब बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन सी है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है, उनमें हम लोगों ने टूल्स क्या यूज कर रहे हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में क्या क्या किस तरह के टूल्स यूज करे जाते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जो आपको पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड्स आपको पढ़ने हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हम लोग को यहाँ पर कवर करनी है, ठीक है। अब यार देखो, ये है हमारे ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, मैंने जो माइंड मैप बनाया है, मैंने पूरी कोशिश करी कि बहुत कंसाइज वे में आपको पूरा चैप्टर मिल जाए, और उसी तरह से मैं आज आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूंगी, ताकि आपका टाइम खराब ना हो। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, टाइम हमें खराब नहीं करना है, ठीक है। अब यार देखो, जब लोग बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी है क्या, बायोटेक्नोलॉजी को जब हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, मैं हमेशा बोलती हूँ बायो जो होती है वो वर्ड्स को ब्रेक करो और आपको उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। बायो मतलब कुछ भी जो लिविंग है, टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्निक्स। जब हम लोग किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में टेक्निक्स का यूज करते हैं ताकि हमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट मिल सके, उसको हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या है, टेक्निक्स यूज्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस और फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स विच आर यूजफुल टू अस, ठीक है। अब यार, अब ये तो होगी बहुत बेसिक डेफिनेशन, लेकिन एक एसोसिएशन है, एक फेडरेशन है, जिन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की। कौन सी फेडरेशन है, ये नाम आपको याद रहना चाहिए, ईएफबी यानी कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या कहती है, ये कहती है बच्चों, दैट इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग, जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कि जब हम लोग नेचुरल साइंस को और अपने सेल्स को, ऑर्गेनिज्म को, उनके पार्ट्स को यूज करके, उनके डीएनए आरएनए को यूज करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं या कुछ यूजफुल सर्विस बनाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि यार ये बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। क्योंकि यार देखो, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे दूध में जब हम लोग दही मिला के रख देते हैं और वो सुबह तक क्या हो जाती है, दही बन जाती है ना, दही जम जाती है, दही जमाना कहते हैं इसको, है ना। अब यार वहां पर हमने ऑर्गेनिज्म की नेचुरल कैपेबिलिटीज को यूज किया था, यहां पर हम लोग उनकी, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ चेंजेस करके, कुछ मैनिपुलेशन करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले जब लोग, अगर हम लोग बहुत जनरल बात करें ना, सबसे पहले हमें चाहिए क्या, हमें पता होना चाहिए कि हमें बनाना कहाँ है और वो कहाँ से मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ भूरी आंखों से, ठीक है। तो यार भूरी आंखें अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या ढूंढूंगी, मैं एक भूरी आंखों वाला जीन ढूंढूंगी, मैं वो जीन निकालूंगी, ठीक है। उस जीन को वेक्टर में डाल के और अपने अंदर ट्रांसफर कर लूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि वो जीन वहां पर एक्सप्रेस कर जाए। तो सबसे पहला प्रोसीजर यही होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है डिजायरेबल जीन को, फिर उसको होस्ट में ट्रांसफर करना है,
फिर हमें कोशिश करनी है कि वो होस्ट में ट्रांसफर होके अपने आप को अडेप्ट कर पाए, क्योंकि अगर अडेप्ट कर पाएगा तभी मल्टीपल कॉपीज बना पाएगा। अब जैसे ही मल्टीपल कॉपीज बन गई है, यानी कि आपको आपका प्रोडक्ट मिल गया है, तो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक सा प्रोसीजर होता है जब हम लोग बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है। अब यार बायोटेक्नोलॉजी हम लोग बात करते हैं ना, बहुत बड़ी फील्ड है, आपको 2 चैप्टर दे रखे हैं, ये बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी में हो क्या रहा है, देखो बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड अपॉन 2 प्रिंसिपल्स। कौन से हैं वो 2 प्रिंसिपल, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जेनेटिक यानी कि कुछ ना कुछ जीन से रिलेटेड होगा। जेनेटिक का मतलब क्या है, देखो जेनेटिक का मतलब है यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जीन्स में कर रहे हैं कुछ चेंजेस, उनमें कुछ ऑल्टरेशन कर रहे हैं, कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग जीन में जब कुछ जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणाकार कर रहे हैं, भागाकार कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस से जब हमें कुछ नया चीज मिल जाती है उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं बायो प्रोसेस या फिर केमिकल इंजीनियरिंग की, अब हमने सब कुछ चेंजेस कर दिए हैं। चेंजेस करने के बाद क्या हो रहा है, हमें उसको मेंटेन भी तो करके रखना है ताकि हमें अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट ढंग से मिल जाए, अच्छी यील्ड में मिल जाए, है ना। तो जो मेंटेनेंस होती है उस प्रोडक्ट के लिए, वो मेंटेनेंस कौन देता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग देता है ना। अब मेंटेनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार स्टेराइल एनवायरनमेंट। स्टेराइल एनवायरनमेंट क्यों, फॉर एग्जांपल आप कुछ बना रहे हो, है ना, आपने उसको ढंग से साफ नहीं करा, स्टेरिलाइजेशन नहीं करी। स्टेरिलाइजेशन यानी कि कोई भी और दूसरा फॉरेन पार्टिकल वहां पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब मान लो आपने नहीं किया, दूसरा कोई आ गया, अब दूसरा अगर मान लो कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, यार आपका तो पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट आप बनाने वाले थे वो तो हैम्पर हो जाएगा ना, वो तो खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, मेंटेन करना है स्टेराइल एनवायरनमेंट, ताकि ग्रोथ अच्छी हो सके, ताकि मल्टीपल कॉपीज बन सके, ताकि अच्छी कॉपीज मिल सके, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज यार, ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है कि जब हम लोग 2 चीज को रिकंबाइन करके कुछ नया बना रहे हैं, तो बेसिकली ये क्या है, इट इज सेट ऑफ टेक्निक्स दैट इनेबल डिफरेंट सोर्सेस टू बी आइडेंटिफाइड, आइसोलेटेड एंड रिकंबाइंड। जब हम लोग 2 डिफरेंट सोर्सेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं और उनको रिकंबाइन कर रहे हैं और उससे हमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब यार ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट पहली बार भी तो कहीं से आया होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ था, 1972 में स्टैनले कोहेन और बोयर जी ने क्या किया था, इन्होंने देखा था कि सैल्मोनेला के पास एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक में अच्छे से ग्रो कर पा रहा है। फिर उन्होंने बेचारे ई कोलाई की तरफ देखा, यार ये ई कोलाई के पास नहीं है, हम सोच रहे हैं इसमें भी ये वाली रेजिस्टेंट जीन होती तो बेचारा ये भी सर्वाइव कर पाता उस एंटीबायोटिक में। उन्होंने क्या किया, सैल्मोनेला की वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स कहां ट्रांसफर कर दी, ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दी। अब ई कोलाई के पास भी क्या हो गई, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया, तो अब ई कोलाई भी खुश और सैल्मोनेला भी खुश। तो इस तरह से कुछ पहली बार आरडीएनए टेक्नोलॉजी हुई थी। बेसिक सा प्रोसेस क्या होता है, देखो ये हमारी डिजायरेबल जीन है, दिस इज आवर डिजायरेबल जीन, और ये हमारा वेक्टर है। अब डिजायरेबल जीन वेक्टर क्या है, वेक्टर बेसिकली वो बस है, वो गाड़ी है, वो ऑटो है, वो साइकिल है, वो मोटरसाइकिल है, जिसमें बैठ के जो डिजायरेबल जीन है होस्ट तक जाती है। नखरे हैं भाई डिजायरेबल जीन के, ये ऐसे ही नहीं जाएगी, इसको चाहिए पूरा प्रिंसेस ट्रीटमेंट, ठीक है। तो क्या किया जाता है, इस डिजायरेबल जीन को और इस वेक्टर को आपस में रिकंबाइन किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनता है, फिर उसको ट्रांसफर किया जाता है कहां पर, होस्ट सेल के अंदर। अब होस्ट सेल के अंदर जब ट्रांसफर करते हैं उसके बाद उसको वो एनवायरनमेंट देते हैं, है ना, कि यार मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, अब तुम्हें क्या करना है, मल्टीपल कॉपीज जनरेट करनी है। तो कुछ इस तरह का प्रोसीजर होता है जब हम लोग बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, ठीक है। अब यार देखो, अब यहां पर जब हमने डिजायरेबल जीन निकाला होगा तो हमने उसको मतलब उसको कट किया होगा, क्योंकि पूरा जीन निकाल रहे हैं, पूरा फ्रेगमेंट निकाल रहे हैं, तो हमें पर्टिकुलर सीक्वेंस चाहिए यार, तो उसको कट किया होगा, ठीक है। प्लाज्मिड को भी कट किया होगा, उस वेक्टर में भी तो जगह बनानी है ना ताकि डिजायरेबल जीन आ सके, ठीक है यार। अब इन दोनों को चिपकाया भी होगा, तो ऐसे बहुत सारे टूल्स की जरूरत होती है क्या कह सकते हैं, ताकि हम लोग ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी कर सके। अब वो टूल्स कौन से हैं, टूल्स हैं बच्चों
एंजाइम्स, वेक्टर्स और कॉम्पिटेंट होस्ट। अब यार एंजाइम्स में हम लोग यहां पर पढ़ते हैं 3 तरह के एंजाइम। एक है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिनको हम लोग मॉलिक्यूलर सिजर्स कह रहे हैं, जो यहां पर काट रहे हैं, ठीक है। दूसरा है लाइगेज जिनको हम लोग मॉलिक्यूलर ग्लू कर रहे हैं, जो यहां पर चिपका रहे हैं। फिर तीसरा है अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो आपके फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे खासकर ध्यान रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यार रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, मैंने अभी बताया है क्या कर रहे हैं, मतलब सिजर का काम कर रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है। रेड फ्लैग है, ठीक है। किसी ने अगर बैच देखा हो, परिवर्तन वाला लेक्चर देखा होगा तो रेड फ्लैग्स हैं। रेड फ्लैग्स कैसे हैं यार, ये उस फ्रेगमेंट के आसपास जहां पर हमारी डिजायरेबल जीन है उसको बड़ी अच्छे से देखते हैं, है ना, उसके आसपास घूमते हैं। उसके आसपास घूमने के बाद वो अपना टारगेट चुनते हैं कि यहां पर काटूंगा। अब जैसे ही टारगेट मिलता है उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर है। अब ये कट किस चीज को करते हैं यार, ये कट करते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को, जो बैकबोन जिस बॉन्ड से बनी हुई है उसी बैकबोन को कट कर देते हैं, उसी बॉन्ड को कट कर देते हैं, ठीक है। अब इनको कैसे पता चल जाता है कि ये मेरा टारगेट है, इनको पता चलता है क्योंकि उसके अंदर एक रिकॉग्निशन साइट होती है। अब मैम रिकॉग्निशन साइट क्या होती है, बेसिकली एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसको देख के इन्हें पता चल जाता है कि ये मेरा टारगेट है, अब यहां से इसको काटना है, ठीक है। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, देखो यहां से पढ़ो, मॉम पढ़ रहे हो, है ना, लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे, राइट टू लेफ्ट पढ़ोगे, एक ही शब्द पढ़ा जा रहा है, मॉम। इसी तरह से कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जो कि 4 to 8 बेस पेयर्स के होते हैं और वहां पर ये जाके कट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ये सीक्वेंस है GAATTC और यहां से पढ़ोगे तो भी GAATTC आ रहा है। तो इस तरह के सीक्वेंसेस को हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं और ये इनकी रिकॉग्निशन साइट होती है, ठीक है। अब यार ये भी पहली बार किसी को पता लगा होगा कि यार ऐसे भी कुछ सब्सटेंसेस है, ऐसे भी कुछ मॉलिक्यूल्स है जिससे हम लोग दूसरा मॉलिक्यूल कट कर सकते हैं, है ना। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले एक W आर्बर जी थे जिन्होंने क्या देखा, जिन्होंने देखा कि जैसे ही बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया में एंटर करता है, उसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज का जब उस बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा तो क्या देखता है कि बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है। क्या है वो डिफेंस मैकेनिज्म, वो डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो क्या करता है, वो उस बैक्टीरियोफेज के न्यूक्लिक एसिड को कट कर देता है। अब इससे हमें पता चला यार कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इन DNA, RNA, न्यूक्लिक जेनेटिक मटेरियल्स को भी क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो वहां से क्या आया, वहां से कंसेप्ट आया किसका, आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, ठीक है। और अब तक 900 स्ट्रेन्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं और 230 अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब निकाल के रख ले रहे हैं लेकिन अभी यूज कितना है, 230 का ही यूज अभी हमें पता है और हम लोग कर भी पा रहे हैं। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है एंडोन्यूक्लियेसिस और दूसरा होता है एक्सोन्यूक्लियेसिस। एंडोन्यूक्लियेसिस का क्या मतलब है, देखो यार एंडोन्यूक्लियेसिस का मतलब होता है जब एंडो यानी कि अंदर, एक्सो यानी कि बाहर, तो जब बाहर से कट हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन, एक्सोन्यूक्लियस ने कट करा है। वहीं पर अगर एंडोन्यूक्लियेसिस की बात करें तो सेंटर से अवे फ्रॉम द सेंटर अगर कट हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे एंडोन्यूक्लियेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी जब ये एंडोन्यूक्लियेसिस कट करते हैं, यहां पर हमें मेनली क्या पढ़ना है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस के बारे में पढ़ना है। अब जब ये मेनली क्या करते हैं, कट डाउन करते हैं, तो हमें 2 तरह के एंड्स मिलते हैं। एक होता है बच्चों ब्लंट एंड्स और दूसरा होता है स्टिकी एंड्स। ब्लंट एंड्स कौन से हैं, जहां पर हमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं मिलेगा, यानी कि अगर इनको एक बार इनको किसी ने काट दिया, इनको अगर किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट कर दिया तो अब इनको जोड़ने के लिए, मतलब ये अब इतना डेस्परेट नहीं है, हम इनको नहीं जोड़ना किसी से, ठीक है। इनको जोड़ने के लिए अलग से कुछ लाना पड़ेगा, फिर इनको जोड़ना पड़ेगा। वहीं पर जैसे कि देखो ये वाला CCC बिल्कुल बीच में से कट किया है और दोनों बेसिस सेम है, C और G के बीच में से ही कट किया जाता है, ठीक है। यहां पर हमें मिलते हैं ब्लंट एंड्स। एग्जांपल कौन से हैं, EcoR5, Hind2 और SMA1, ये तीनों क्या देते हैं, ये तीनों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे जो ब्लंट एंड्स देंगे। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ एंड की, जो कि क्या है, जो है स्टिकी एंड्स, जिनको हम लोग ओवरहैंगिंग एंड्स भी बोलते हैं, जिसको हम लोग स्टैगर्ड एंड्स भी बोलते हैं। अब इनका नाम क्या है, स्टिकी एंड्स है। स्टिकी यानी कि चिपकू यानी कि देखो ये थोड़ा सा अवे फ्रॉम द सेंटर कट करा हमने इसे,
है ना, अवे फ्रॉम द सेंटर कट करा। अब ये जब ये कट होते हैं ना तो इनके पास ना कुछ सीक्वेंसेस खाली हो जाते हैं, सिंगल हो जाते हैं बेचारे। अब जब ये सिंगल होते हैं बच्चों तो ये ढूंढते ही डेस्परेट है ना, ये ढूंढ रहे हैं कोई तो मिल जाए, कोई तो मिल जाए। अब जैसे ही इनका कोई कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा वैसे ही वहां पर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए इनको चिपकू बोला जाता है या स्टिकी एंड्स बोला जाता है। अब ऐसे एंड्स कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं? BAM-H1, EcoR1, HIND3 और PST1 इनको प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट टाइप ऑफ एंजाइम्स की, अगर हम लोग बात करें, अब एंजाइम से पहले जाने से पहले ये जो एंडोन्यूक्लियेसेस है ना, देखो इनका नाम अगर आप देखो ऐसा कैसा है, EcoR1, BAM-H1, HIND3, PST1, ऐसा लग रहा है कि बम फट रहे हैं कहीं। EcoR1 फट गया, PST1 फट गया, तो ऐसा लग रहा है बम फट रहा है। अब ये नाम ऐसे क्यों दिए गए हैं? तो नाम यानी कि नॉमेनक्लेचर कैसे किया हुआ है, देखो अगर हम लोग बात करते हैं EcoR1 की, तो जो पहला लेटर है दैट इज E, जो कि कैपिटल्स में लिखा जाता है, वो रिप्रेजेंट करता है जीनस की किस बैक्टीरिया से हमने इसको लिया है। फिर नेक्स्ट टू लेटर्स जो कि स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, CO, वो उसकी स्पीशीज, जैसे कि E से इश्केरिया हो गया, CO से कोलाई हो गया, ठीक है। फिर R रिप्रेजेंट द स्ट्रेन, और आपका 1 2 ये जो रोमन न्यूमरल्स लिखे हुए हैं ये क्या है? दीज आर द ऑर्डर नंबर है। क्या है? ऑर्डर नंबर है, ठीक है। अब ये जो एंडोन्यूक्लियसिस है, पहला एंडोन्यूक्लियसिस किसने एक्सट्रैक्ट करा था? 1970 में हैमिल्टन स्मिथ जी ने आइसोलेट करा था एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सा था? HIND2 किया था। और किससे किया था? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से ये एंजाइम एक्सट्रैक्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंजाइम कौन सा है? वो है लाइगेज। अभी बताया ये क्या करते हैं? पैचअप कराते हैं। जिसका ब्रेकअप हो गया है अब उसका पैचअप कराएंगे। इनको इसलिए क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है। अब देखो ये क्या करती है, अगर वो सिजर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट कर रहा है तो ये क्या करेंगे? ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाएंगे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल T4 लाइगेज, ठीक है। नेक्स्ट है एल्कलीन फॉस्फेटेज। ये क्या करते हैं? 5' एंड से आपका फॉस्फेट ग्रुप को निकाल देते हैं, ताकि क्या हो? ताकि वो प्रिवेंट कर सके सेल्फ लाइगेशन। वो आपस में भी तो जुड़ सकता है, अब आपस में ना जुड़े इसलिए वो क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं सेल्फ लाइगेशन बाय रिमूविंग द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5' एंड, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे टूल पे विच इज क्लोनिंग वेक्टर। कौन सा है दूसरा टूल? क्लोनिंग वेक्टर है। अब क्लोनिंग वेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, देखो क्या है, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो जिनकी हमें जरूरत है ताकि हम लोग फॉरेन डीएनए को, उस डिजायरेबल जीन को होस्ट के अंदर पहुंचा सके, ठीक है। अब ये क्लोनिंग वेक्टर जब हम लोग चूज करते हैं ना तो हम लोग को कुछ खास बात का ध्यान रखना चाहिए। पहली खास बात क्या है कि इसका कॉपी नंबर ज्यादा होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके? कॉपी नंबर बना सके। क्या कर सके? ज्यादा से ज्यादा कॉपी नंबर बना सके, है ना, मल्टीपल कॉपीज जनरेट करा सके। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए कि इसके अंदर होनी चाहिए ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन। क्या होनी चाहिए? ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब जब हम लोग कोई भी क्लोनिंग वेक्टर देखते हैं तो उसमें एक पोर्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओराई। ओराई क्या है? ओराई बेसिकली क्या है? कॉपी नंबर है। मतलब ये वो पोर्शन है जहां से रेप्लिकेशन इनिशिएट हो रही है। कौन सा पोर्शन है? जहां से रेप्लिकेशन इनिशिएट हो रही है उस पोर्शन को हम लोग कहते हैं ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसको हम लोग बोलते हैं। दूसरी चीज, जिस कॉपी नंबर की मैं बात कर रही हूं ना, ये कॉपी नंबर इस ओराई पर ही क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? इस ओराई पर ही ये कॉपी नंबर डिपेंडेंट होता है। और अगर किसी वेक्टर में ओराई नहीं है तो वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। ओराई के बिना रेप्लिकेशन का कोई काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें चाहिए होती है वो है सिलेक्टेबल मार्कर। अब ये सिलेक्टेबल मार्कर क्या है? आप मार्कर का क्या यूज करते हो कि यहां पर पॉइंट लगा दिया कि मुझे याद रहेगा, ठीक है। तो यहां पर भी सिलेक्टेबल मार्कर हमें बताता है, ये बताने में हेल्प करता है कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल कौन से हैं। अब ट्रांसफॉर्म्ड सेल का मतलब क्या है कि यार इस होस्ट सेल के अंदर हमारा डिजायरेबल जीन गया है या नहीं गया है, हमें भी तो पता चलना चाहिए।
तो यही इन्हीं सिलेक्टेबल मार्कर से हमें पता चलता है कि यार अपना डिजायरेबल जीन इसके अंदर जा चुका है, ठीक है। अब अगर हम लोग एक वेक्टर की बात करें तो सिलेक्टेबल मार्कर हम लोग किसको बोलते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को बोलते हैं। तीसरी चीज क्या होना चाहिए, यहां पर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आप नेक्स्ट देखोगे बच्चों, अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो क्या है, देखो ये मान लो ये एक क्या है, दिस इज अ प्लाज्मिड जिसको हम लोग बोलते हैं PBr 322। कितना वेट की अगर हम लोग बात करें 4.3 kb का होता है। अब मैंने क्या बोला था, एक ओराई होना चाहिए, ओराई है, एक क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। यहां पर दो है, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे कि एम्पिसिलिन पे क्या प्रेजेंट है, दो रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है, PST1 प्रेजेंट है और PVU1 प्रेजेंट है। वहीं पर जब हम लोग टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की बात करते हैं तो यहां पर भी दो प्रेजेंट है, कौन कौन सी है, BAM-H1 प्रेजेंट है और SAL1 प्रेजेंट है, और एक पोर्शन पर प्रेजेंट है यहां पर जिसको हम लोग बोलते हैं रोप, और कुछ रिस्ट्रिक्शन साइट जैसे कि EcoR1 यहां पर भी प्रेजेंट है। अब हो क्या रहा था, इस प्लाज्मिड के पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इस समय ये चाहे एम्पिसिलिन मीडियम में डाल दो इसे, चाहे आप इसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डाल दो, दोनों में ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा। क्यों ग्रो कर पाएगा, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस जीन है, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस है और ये बोल रहा है कि अब डाल दो मुझे एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन में, मैं तो ग्रो कर जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इस वेक्टर का यूज करना है अपनी डिजायरेबल जीन पहुंचाने के लिए, तो उस वेक्टर को हमें कट करना पड़ेगा। तो कहां से कट करते हैं, हम कट करेंगे, मान लो हमने क्या करा, PST1 वाली रिकॉग्निशन साइट पे कट कर दिया। अब PST1 वाली रिकॉग्निशन साइट कहां प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन में प्रेजेंट है यार। अब एम्पिसिलिन में जब ये हम लोग डिजायरेबल जीन अपनी लगा देंगे लाइगेज की हेल्प से, कट किसके हेल्प से करी, मॉलिक्यूलर सिजर की हेल्प से। और एक चीज हमेशा याद रखनी है, जिस मॉलिक्यूलर सिजर से आप अपना डिजायरेबल जीन कट करते हो उसी से आपको वेक्टर कट करना चाहिए ताकि कॉम्प्लीमेंटेरिटी बनी रहे, ठीक है। अब हमने क्या करा, एम्पिसिलिन के PVU1 या PST1 वाली साइट पे हमने डिजायरेबल जीन लगा दी। तो अब जो एम्पिसिलिन का काम था, है ना, इस रेजिस्टेंस जीन का काम था, वो तो खत्म हो गया क्योंकि हमने उसकी जगह डिजायरेबल जीन को दे दी है। अब जब डिजायरेबल जीन को दे दी है तो अब ये प्लाज्मिड, जब इसके अंदर डिजायरेबल जीन आ गई है, अब ये एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं कर पाएगा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, कि हमने कुछ इंसर्ट करा जिसके वजह से ये इसका फंक्शन क्या हो गया है, इनएक्टिवेट हो गया है, ठीक है। अब ये चीज कैसे हेल्प कर रही है टू फाइंड आउट डिजायरेबल जीन, की कौन सा ट्रांसफॉर्म्ड है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है और कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। अब यार देखो, अब जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमारे पास तीन केस आ सकते हैं, एक जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई नहीं है, एक जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है लेकिन रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड नहीं गया है, और तीसरा जहां पर रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड चला गया है, ठीक है। तो तीनों केस यहां पर है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, और तीसरा है रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। अब जो होस्ट जिसके पास किसी भी तरह का कोई भी प्लाज्मिड नहीं है, यानी कि ना ही उस पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ना ही उस पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, तो जब इनके खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं है, जब आप इसको कल्चर करोगे, मान लो हमने दो प्लेट्स ली, एक में हमने क्या डाल दिया, एक में हम लोगों ने एम्पिसिलिन डाल दिया, एक में हमने टेट्रासाइक्लिन डाल दिया। यहां पर हमने डाल दिया एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई नहीं है, वो खाली होस्ट सेल है, ठीक है। अब क्या वो होस्ट सेल इस एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंस जीन ही नहीं है, ठीक है। तो ये इन दोनों केसेस में ग्रो नहीं करेगा। अब दूसरे में मैंने क्या डाला है, दूसरे में मैंने डाला है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है लेकिन रिकॉम्बिनेंट वाला नहीं गया है, पूरा का पूरा प्लाज्मिड एज इट इज चला गया है, डिजायरेबल जीन वाला प्लाज्मिड नहीं गया है। अब अगर पूरा का पूरा प्लाज्मिड मैं एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में डालूंगी बच्चों, है ना, अगर मैं डालूंगी तो यार इसके पास भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, इसके पास भी टेट्रासाइक्लिन, इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। अब यानी कि एम्पिसिलिन वाले मीडियम में भी ग्रो कर पाएगा और टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में भी ग्रो कर पाएगा। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट। नेक्स्ट क्या है? रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट।
यानी कि रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड चला गया है। अब रिकॉम्बिनेंट वाले प्लाज्मिड के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन तो इनएक्टिवेट हो गई है। अब अगर वो इनएक्टिवेट हो गई है बच्चों, तो क्या ये रिकॉम्बिनेंट वाला होस्ट सेल ग्रो कर पाएगा एम्पिसिलिन मीडियम में? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनएक्टिवेशन हो पाई है। सिर्फ कहां ग्रो कर पाएगा? टेट्रासाइक्लिन में। तो इस तरह से हमें क्या पता चल गया कि यार अगर ये वाला प्लाज्मिड एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं कर पा रहा है, यानी कि यही है जिसके पास मेरी क्या है, मेरा क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, मेरा डिजायरेबल जीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? डिजायरेबल जीन प्रेजेंट है। अब यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर बच्चों हम लोग 2 प्लेट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, कल्चर कर रहे थे, तो टाइम लग रहा था, डिसएडवांटेज था। तो हमने सोचा, मतलब हम लोग ऐसे ही है ना कि हम लोग किसी चीज तक पहुंच जाते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं अगर दोबारा इस चीज तक पहुंचना पड़ेगा तो हम लोग कौन से शॉर्टकट से जाएं, है ना। तो अब हमने सोचा कि यार ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, 2 प्लेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, 2 कल्चर प्लेट्स का ध्यान रखना पड़ रहा है। अब हम क्या करते हैं यार, अब हम लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो कि एक ही कल्चर प्लेट में काम चल जाए। तो उसके लिए हमने दूसरा प्लाज्मिड लिया जो था PUC8। ठीक है, इसके पास 2 जीन थी, एक थी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और दूसरी थी LAGZ जीन। ठीक है, अब यहां पर इस PUC8 में जितनी भी रिस्ट्रिक्शन साइट्स थी वो कहां प्रेजेंट थी? LAGZ जीन में प्रेजेंट थी। अब जब इसमें कोई भी डिजायरेबल जीन नहीं था, यानी कि इन नॉर्मल कंडीशन क्या हो रहा था, ये LAGZ जीन प्रोड्यूस कर रहा था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब एक्स गैल के साथ जोड़ी बनाता है, मिलता है, कंबाइन करता है, तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलती है ब्लू कलर की कॉलोनीज, है ना। कल्चर प्लेट में ब्लू कलर की कॉलोनीज दिखती हैं जब कोई भी इनएक्टिवेशन नहीं हुई है। अब मैंने क्या किया, मैंने लिया एक डिजायरेबल जीन और इस LAGZ जीन के अंदर आके फिट कर दिया। अब इसकी तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगी, यानी कि अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है, अब जितना मर्जी एक्स गैल डाल सको, ब्लू कलर की कॉलोनीज नहीं मिलेगी क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुकी है। अब तो कैसी कॉलोनीज मिलती है हमें? व्हाइट कलर की कॉलोनीज मिलती है। तो व्हाइट कलर की कॉलोनीज को देख के पता चल जाता है कि इस वाले में है हमारा डिजायरेबल जीन, ये है मेरे वाला डिजायरेबल जीन। और ब्लू कलर की कॉलोनीज में पता चल जाता है कि यार नहीं, इसमें तो नहीं आया है अपना प्लाज्मिड, आया होता तो ब्लू कलर देता ही नहीं। तो इस तरह से हमें ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स का पता चलता है। ठीक है, अब देखो सिर्फ ये एक मेथड नहीं है, दूसरा है, अगर हम लोग प्लांट्स के लिए वेक्टर यूज करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का TI प्लाज्मिड। अब ये TI प्लाज्मिड क्या करता है? कैंसरस सेल्स को ग्रो करता है, यानी कि सेल्स को बोलता है ग्रो करे जाओ करे जाओ करे जाओ, रुकना मत। ठीक है, तो अब यार देखो, इसके वजह से प्लांट्स में, डाइकॉट्स में क्या हो जाती है? क्राउन गॉल डिजीज हो जाती है। क्या हो जाती है? क्राउन गॉल डिजीज हो जाती है। अब यार ये डिजीज तो हटानी पड़ेगी, तो हम लोग क्या करते हैं, इस TI प्लाज्मिड का वो वाली जीन जो इस क्राउन गॉल डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उसको हटा देते हैं और फिर इसको हम लोग यूज करते रहते हैं फॉर वेक्टर, एज वेक्टर यूज करते रहते हैं कि डिजायरेबल जीन डाल दिया यहां पहुंचा दिया, डिजायरेबल जीन डाल दिया यहां पहुंचा दिया। तो वी कैन ऑल्सो यूज डिसआर्म्ड पैथोजन फॉर वेक्टर, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ और हमारे वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोफाज हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर बैक्टीरिया, बैक और यैक, ये आर्टिफिशियल वेक्टर्स है, जैसे कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और ऐसे ही एनिमल सेल के लिए हम लोग रेट्रोवायरसेस यूज कर सकते हैं। अब यार सबसे बड़ी बात है कि हमने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना लिया, हमें यह भी पता है कि अगर होस्ट सेल में चला गया तो हमें कैसे पता चलेगा कि अपना वाला प्लाज्मिड कौन सा है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये वेक्टर को होस्ट सेल में पहुंचाना कैसे है, इसके कुछ मेथड्स हैं। यानी कि अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने तीसरे टूल की, जो कि है कॉम्पिटेंट टूल। कॉम्पिटेंट टूल यानी कि यार होस्ट को भी तो मनाना पड़ेगा ना, कि तुम लोग सारी तैयारी करके बैठे हो और होस्ट ने मना कर दिया कि नहीं जाऊंगा। नहीं,
मेरे अंदर ये वाला वेक्टर नहीं आएगा। तो अभी अपने होस्ट को मनाना पड़ेगा बाय हुक और बाय क्रोक। तो इसके 3 मेथड है। देखो, पहला है हीट शॉक मेथड, जो कि हम लोग यूज करते हैं बैक्टीरिया के केस में। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन का यूज करते हैं। होस्ट सेल को वहां डालेंगे CaCl2 के सोल्यूशन में, फिर क्या करेगा, Ca2+ आयन उसकी मेम्ब्रेन के आसपास क्रिएट हो जाएगा और वहां पर क्या बन जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे। अब क्या होगा, हम लोग जब ये पोर्स बनते हैं ना, हम लोग बोलते हैं, हम लोग पहले इसको क्या करते हैं, चिलोनाइज कराते हैं, फिर 42 डिग्री सेल्सियस का शॉक दे देते हैं, फिर से चिलोनाइज कराते हैं, फिर 42 डिग्री सेल्सियस का शॉक दे देते हैं, जिसकी वजह से ये पोर्स क्रिएट हो जाते हैं और हमारा प्लाज्मिड बड़े प्यार से, हमारा रिकंबाइंड प्लाज्मिड बड़े प्यार से इसके अंदर चला जाता है। ये हम लोग यूज कर सकते हैं बैक्टीरिया के केस में। दूसरा मेथड है माइक्रो इंजेक्शन, जो हम लोग यूज करते हैं एनिमल सेल के अंदर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीधे डिजायरेबल जीन को अपने होस्ट सेल के न्यूक्लियस में डाल देंगे। ठीक है, ये हम लोग करते हैं। ये बहुत माइक्रो इंजेक्शन है, बहुत छोटी सी नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत छोटा सा apparatus होता है, जिसके यूज से हम लोग ये एनिमल सेल के अंदर कर सकते हैं। तीसरा मेथड है जीन गन, जिसको हम लोग बॉम्बार्डमेंट मेथड भी बोलते हैं, बायोलिस्टिक गन भी बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गोल्ड और टंगस्टन की हेल्प से अपने फॉरेन जीन को, फॉरेन पार्टिकल को, फॉरेन डीएनए को, या फिर हम लोग कह सकते हैं डिजायरेबल डीएनए को प्लांट सेल के अंदर बहुत हाई स्पीड से बॉम्बार्ड कराते हैं ताकि वो सीधे निशाने पे जाके लग सके। ये तीसरा मेथड है जो हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने कैसे हुआ हमने देख लिया। हमने पता चल गया कि ट्रांसफॉर्मेशन का पता कैसे चलेगा कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है। हम लोगों ने देख लिया हम लोग किससे कट करेंगे, किससे हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, लाइगेज से चिपकाएंगे, ये सारी चीज हमने देख ली। अब एक प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहला प्रोसेस, सबसे पहले अगर हम लोग प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला चीज क्या होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा डिजायरेबल जीन कौन सा है। चलो पता चल गया हमारा डिजायरेबल जीन क्या है, वो भूरी आंखें हैं। और अब हमें उस जीन को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि हमें करना है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब आइसोलेशन ऑफ डीएनए के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो लैब्स में क्या होता है, हम लोग लेते हैं मोटार और पेस्टल। मान लो हमें प्लांट में से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, हम लोग उसमें डालेंगे नाइट्रोजन, ठीक है, जिससे वो कड़क हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, हम लोग उससे करते हैं, जिससे हम लोग मैकेनिकल क्रंचिंग, मैकेनिकल ब्रेकडाउन करने की कोशिश करते हैं। अब उस मैकेनिकल ब्रेकडाउन के बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स का यूज करेंगे। एंजाइम्स का यूज करने के का क्या पीछे मोटिव है, हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो किसी चीज को क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। अब हम लोग उन्हीं एंजाइम को यूज करेंगे जो डीएनए के अलावा बाकी सारी चीज क्या कर दे, डिग्रेड कर दे। फॉर एग्जाम्पल सेलुलेज यूज करेंगे ताकि प्लांट सेल की जो सेल वॉल है, जो सेलुलोज से बनी हुई है, वो सेलुलोज को डिग्रेड कर दे। लाइसोजाइम बैक्टीरिया की वॉल को डिग्रेड करने में हेल्प करता है। आरएनएज आरएनए को डिग्रेड कर देंगे। ठीक है, काइटिनेज काइटिन फंजाई की सेल वॉल को डिग्रेड करेगा। ठीक है, इसी तरह से प्रोटीएजेस हो गए जो प्रोटीन को डिग्रेड कर देंगे। अब जब सब चीज हमने डिग्रेड कर दी है, अब हमारे पास क्या बचेगा, एट द एंड हमारे पास बचेगा डीएनए। अब उस डीएनए को हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे, देखो डीएनए को हम लोग डालेंगे चिल्ड इथेनॉल में, ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा, एक प्रेसिपिटेटेड डीएनए मिल जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्पूल। और जब हम लोग उस स्पूल को निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं स्पूलिंग। क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमने डीएनए मिल गया है, डीएनए मिल गया है तो हम लोग क्या करेंगे, उस डीएनए में से अपना डिजायरेबल जीन को फ्रेगमेंट में डिवाइड कर देंगे कि यार ये वाला मेरा डिजायरेबल जीन है। फॉर एग्जांपल ये डीएनए है और यहां इस पोर्शन में मेरी डिजायरेबल जीन है भाई, इस पोर्शन में मेरी डिजायरेबल जीन है, तो हम लोग इस डीएनए को क्या कर देंगे, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। अब फ्रेगमेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया है, अब हमें बस पता है कि मेरी डिजायरेबल जीन का जो वेट है वो है 2 किलो बेस पेयर, है ना, मतलब मान लो 2 kb हमारा इस डिजायरेबल जीन का वेट है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है। तो अब जब इतने सारे फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए हैं हमारे पास, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली हमारी डिजायरेबल जीन है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मेथड दैट इज एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सा मेथड है, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं सीविंग इफेक्ट की मदद से। यानी कि एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसकी कौन सी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये
फ्रेगमेंट्स को डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, यानी कि जितना भारी फ्रेगमेंट होगा वो उतना कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा, जितना हल्का फ्रेगमेंट होगा वो उतना तेज भाग के ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा। अब इसमें होता क्या है, हम लोग एक apparatus लेते हैं, उसमें एग्रोस जेल डालते हैं जो हमें सीवीड से मिलता है, ठीक है, एग्रोस जेल डालते हैं, उसमें वेल्स क्रिएट करते हैं और अपना सैंपल लोड करते हैं। अब यहां पर हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं दो इलेक्ट्रोड से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। अब डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, जब आप उसके अंदर करंट दौड़ाओगे तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज अगर है तो वो किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। अब वो पॉजिटिव की तरफ तो सारा डीएनए भागेगा। अब हम लोग उसको फर्दर कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे उसको फर्दर इस बेसिस पे कि उसका वेट क्या है, उसका साइज क्या है, उसके बेसिस पे डिवाइड करेंगे। अब हमें पता है हमारा डिजायरेबल जीन 2 kb का था, 2 kb का था। अब यार हमें पता चल गया कि वो 2 kb का था, तो अब हमें पता चल जाएगा ना 2 kb का है, यानी कि हल्का फुल्का ही है, तो जल्दी से फटाफट भाग के आगे तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हमारा डिजायरेबल जीन कौन सा है बाय द हेल्प ऑफ एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हमें पता चल गया हमारा डिजायर्ड जीएनए ये है, तो हम लोग उसके चारों तरफ कट लगाते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इल्यूशन। अब दो जगह हमने बात करी है एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए की, एक है आपका स्पूलिंग और एक है इल्यूशन। इल्यूशन जब हम लोग डिजायर्ड डीएनए एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं इल्यूशन, और जब हम लोग पूरा का पूरा डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं स्पूलिंग, और उसमें एग्रोस जेल का कोई रोल नहीं था। अब हमें मिल गई है अपनी डिजायरेबल जीन, एक ही जीन है। मान लो इतनी मेहनत करने के बाद तुमने वो डिजायरेबल जीन को वेक्टर में डाला और वो वेक्टर तक पहुंची ही नहीं, वो ट्रांसफॉर्म हुई नहीं, तो अब फिर से पूरा मेथड करना पड़ जाएगा। पूरा मेथड ना करना पड़े इसलिए हम लोग उसके बाद क्या कराते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम लोग उस डीएनए को क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, यानी कि उस डिजायरेबल जीन की बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे पीसीआर की हेल्प से। सबसे पहले कैरी म्यूलिस ने 1985 में ये वाला मेथड देखा था। अब इसमें हम लोग एक अपैरेटस यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोसाइक्लर। ये एक अपैरेटस है, मशीन है, जिसमें अपना सैंपल लोड करते हैं और सारी चीजें हम लोग इसमें यहां पर क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। थर्मोसाइक्लर यानी कि किसी भी टेम्परेचर पे अपना काम कर सकती है। तो यहां पर हम लोग टेम्परेचर भी क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करके जा सकते हैं कि इस पोर्शन पे, इस वाले स्टेप में हमें इतना टेम्परेचर चाहिए, दूसरे स्टेप में इतना चाहिए, तीसरे स्टेप में इतना चाहिए, ये सब हम लोग फिट करके उसके बाद मस्त समोसा खा के आओ, वापस आओ और तुम्हें अपनी कॉपीज डीएनए मिल जाएगी। अब ये पीसीआर के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, जिसके लिए हमें 94 डिग्री सेल्सियस हम लोग टेम्परेचर सेट करते हैं। डीनेचुरेशन जब हम लोग ने क्या करा, उस डिजायरेबल जीन के दोनों फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कर दिया, उस डिजायरेबल जीन के दोनों फ्रेगमेंट्स को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। इस प्रोसेस को हमने बोला डीनेचुरेशन। नेक्स्ट स्टेप को हम लोग बोलते हैं अनीलिंग। अनीलिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्राइमर्स ऐड कर देते हैं। टेम्परेचर क्या है, 55 से 65 डिग्री सेल्सियस। एक प्राइमर इस वाले सेट के साथ, एक प्राइमर इस वाले टेम्पलेट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये प्राइमर ऐड कर दिया, अब इसको एक्सटेंड भी तो करना है, तो तीसरा स्टेप क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। और यहां पर टेम्परेचर हम लोग यूज करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर एक्सटेंशन के लिए हमें पॉलीमरेज चाहिए। कौन सा पॉलीमरेज यूज करते हैं, टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं, जो हमें मिलता है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से। अब ये वाला पॉलीमरेज क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये किसी भी टेम्परेचर पे क्या कर सकता है, अपने आप को मेंटेन कर सकता है, थर्मोस्टेबल है ये वाला पॉलीमरेज। और क्या ऐड करेंगे, कुछ डीएनटीपीज ऐड करेंगे, जिससे वो पूरा एक्सटेंड हो जाएगा और हमें इसी तरह से मिल जाती है क्या, बहुत सारी कॉपीज ऑफ आर डिजायर्ड डीएनए, ठीक है। अब कितनी बार कितनी कॉपी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए 6 कॉपीज, ठीक है, तो अगर आप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने एम्पलीफाई करा, आपने 6 साइकिल डाला, तो आपको एट द एंड क्या कॉपीज मिलेंगी, तो आप लोग उसको निकाल सकते हो एज 2n, 2 टू द पावर n। n आपका नंबर ऑफ साइकिल हो जाएगा, कितनी साइकिल आपने रन कराई है, मान लो 6 कराई है, तो 2 टू द पावर 6, तो आपको मिल जाएगी कि आपको एट द एंड इतनी कॉपीज मिलने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया पीसीआर। अब हमें हमारे पास डिजायरेबल जीन का एक अच्छा खासा अमाउंट है, अब हम लोग आराम से अपना आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं। दूसरा क्या है,
अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, अब हम लोग डिजायरेबल जीन को वेक्टर में डालेंगे, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म करने के बाद अब वो होस्ट सेल में चला गया है। जब वो होस्ट सेल में चला गया है बच्चों, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि अब उसको हम लोग वो एनवायरनमेंट दे जिसकी हेल्प से वो ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोडक्ट बना सके। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्या यूज करते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मोटिव क्या है कि हमें स्टेराइल एनवायरनमेंट देनी है। क्या देनी है, स्टेराइल एनवायरनमेंट देनी है। अब मान लो कि हमें प्रोडक्ट चाहिए लार्ज स्केल पे, तो लार्ज स्केल के लिए हम लोग लार्ज लार्ज टैंक्स यूज करेंगे, और उन टैंक्स का नाम क्या है, बायो रिएक्टर्स। आपकी एनसीईआरटी 2 बायो रिएक्टर्स के बारे में बताती है। ऑल दो जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी करते हैं एज ग्रेजुएशन में, तो हम लोग बहुत सारे बायो रिएक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको क्या बताया गया है, स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर और स्पार्ज स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर। अगर आप स्टर्ड टैंक का बेस देखोगे तो आपको दिखेगा कर्व्ड बेस। अब ये कर्व्ड बेस क्या कराता है, मिक्सिंग इजी कराता है। अब याद देखो, इतने बड़े बड़े बायो रिएक्टर है तो मोटर तो होगी, मोटर नहीं होगी तो क्या एक आदमी ऐसा थोड़ी ऊपर लटका हुआ है और वो घुमाए जा रहा है उस चम्मच को, नहीं भाई, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मोटर होती है इसके अंदर। ठीक है, फोम ब्रेकर होता है। फोम ब्रेकर यानी कि जब आप किसी चीज को मिक्स बनते हो तो फोम क्रिएट होता है, तो उस फोम को तोड़ने के लिए वहां पर एक फोम ब्रेकर प्रेजेंट होता है, और स्टीम का यूज होता है फॉर स्टेरलाइजेशन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्पार्ज स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। यहां पर सब कुछ वैसा ही है, यहां पर सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, तो लेकिन जब यहां पर अलग क्या है, यहां पर हम लोग स्टेराइल एयर बबल्स को स्पार्ज करते हैं। क्या करते हैं, स्टेराइल एयर बबल्स को हम लोग स्पार्ज करते हैं, ताकि हम लोग ऑक्सीजन का सरफेस एरिया, ऑक्सीजन ट्रांसफर का सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके। और इसके अलावा यहां पर हम लोग ऐड करते हैं एंटी फोमिंग एजेंट्स, जो फोम बनने नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जहां से हमें प्रोडक्ट मिलता है। अब हमें प्रोडक्ट मिल गया है, हमने प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। तो प्रोडक्ट को जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं और प्योरीफाई करते हैं, तो ये किस में आता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आता है। किस में आता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आता है। अब हमें प्योरीफाइड प्रोडक्ट मिल गया है। अब पहली चीज क्या चेक करेगा इंसान की, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। इतनी मेहनत करी यार, क्वालिटी तो बढ़िया मिलनी चाहिए ना। तो अब क्या होता है, उसका क्वालिटी एनालिसिस होता है, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, किसी एनिमल पे होंगे, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं जिसमें पूरा कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाता है कि हम तुम पे ये ट्रायल कर रहे हैं, तुम्हारी कंसेंट है या नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या होंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे। क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद उसके अंदर जब हमें पता चल जाता है यार बिल्कुल सही बनाया है हमने प्रोडक्ट, वाह वाह वेरी गुड, हमने बड़ा अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, अब हम उसमें ऐड करते हैं प्रिजर्वेटिव्स। क्यों जरूरी है प्रिजर्वेटिव्स, मतलब सोचो ना कि तुमने इतनी मेहनत करी, तुमने अपना प्रोडक्ट बनाया, तुम उसको दुकान पे छोड़ के आए, है ना। दुकान मान लो 1 दिन दूर थी, बहुत दूर थी, है ना। इतने तुम वापस आते हो उसको छोड़ के, इतने फोन आता है दुकान वाले भैया का कि भैया आपका प्रोडक्ट तो खराब हो गया, बुरा लगेगा ना। इसलिए ताकि हम लोग उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सके, इसलिए उसके अंदर फिर प्रिजर्वेटिव्स ऐड करे जाते हैं और फिर उसको मार्केटाइज करा जाता है, फिर उसको मार्केट में भेजा जाता है। तो ये था आपका प्रोसेस का लास्ट प्रोसेस, दैट इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, तो यहां पर आपका खत्म होता है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट कवर हुआ है, 2 पेज में आपको इसका माइंड मैप मिल गया है, और बहुत कम टाइम में मैंने ये चैप्टर आपको समझाया है। तो आई होप ये माइंड मैप आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल हो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट माइंड मैप के साथ। बच्चों तब तक यार पढ़ाई करते रहो, अपने RNR सेशन में आओ, अपने अब जो नीट फिनाले सीरीज चल रही है उसके अंदर आओ, बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, मतलब वो कर लिया आपने तो आपका मान लो हो ही गया, है ना। वो आपको क्वेश्चन जरूर करने हैं, बहुत मेहनत करके वो क्वेश्चंस हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उस पे प्लीज आप फोकस करिए। ठीक है, और अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।